हेलो बच्चों, स्टार्ट करने वाले हैं हम केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन चैप्टर। क्लास 10 का चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और फर्स्ट इसमें क्या है बेटा, एक वर्ड आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज होता है और जिसमें क्या है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, राइट। और जो प्रॉपर्टीज होती हैं रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो बिल्कुल कैसी होती हैं? डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दिखाई जा रही है जिसमें बोला गया है कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं और उसे हीट करते हैं तो बेटा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए ये क्या हुई, हमारी एक केमिकल रिएक्शन हुई बेटा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में बेटा एरो से पहले जो लिखे होते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोला जाता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो एरो के बाद लिखे होते हैं उन्हें बेटा प्रोडक्ट बोला जाता है, क्योंकि वो बेटा एरो के बाद लिखे होते हैं जो उन्हें प्रोडक्ट बोला जाता है, राइट। और ये न्यू सब्सटेंस होते हैं, तो ये वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर क्या हुए, हमारे रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ यहाँ पर, हमारा प्रोडक्ट हुआ, राइट। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करते हैं तो कौन सी फ्लेम जनरेट होती है? तो यहाँ लिख रहा है बेटा व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। देखो ये मैग्नीशियम रे है, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगी तो मैग्नीशियम रिबन लेते हैं हम, तो जब उसको जलाते हैं तो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम बनती है इसमें, और वहां पर बनता है व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। तो यहाँ पर जब क्या है, ये बर्नर है हमारा और ये हमारे पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब या टोंग है हमारे पास, और टोंग से हमने क्या है, मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से पकड़ा हुआ है। और जब हम उसको जलाते हैं तो जलने पर वो क्या है, एक व्हाइट कलर का एक चमकीला सफेद पाउडर क्या है, चमकीली लौ बनती है, और वहां से निकलता है एक सफेद पाउडर जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले हम क्या है, उसको रब कर लेते हैं सैंड पेपर के द्वारा, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या जम जाती है बेटा? एक लेयर जम जाती है, और जो उसको बर्न होने में रोकती है, बर्न होने से रोकती है, अच्छे से बर्न नहीं होने देती है। तो हम पहले उसको रब करके अच्छे से क्या कम कर लेते हैं, अपने मैग्नीशियम रिबन को क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, राइट। तो पता चला कि मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमती है, ठीक है, जिसको हमें क्या हटाना होता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ, यानी रोजाना के जीवन में केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पहला है हमारा सॉरिंग ऑफ मिल्क। मिल्क का सौर हो जाना जब उसे कैप्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, लिखा रूम टेम्परेचर पे जब बेटा हम उसको कैप्ट करते हैं समर में तो हमारा मिल्क खट्टा हो जाता है, तो एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या है, कुछ एसिडिक सब्सटेंस बनने लगते हैं। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का बनना, यहाँ पे कर्ड बनी है, ठीक है। तो मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो वो भी बेटा एक केमिकल इक्वेशन होती है, राइट, केमिकल रिएक्शन। और कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल इक्वेशन है, तो रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड भी बेटा एक केमिकल रिएक्शन है हमारा, डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो रोजाना के जीवन में ये केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल है। और देखते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप का फर्मेंटेशन होना, ठीक है। यानी ग्रेप से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जो ग्रेप का रस जो होता है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बेटा फर्मेंटेशन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लग जाना भी एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल भी बेटा एक केमिकल रिएक्शन है। जो कैंडल के अंदर धागा होता है जब वो बर्न करता है तो हम धागे को दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनकी हेल्प से क्या है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनकी हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कि रिएक्शन हमारी क्या है, हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले देखेंगे हम चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में बेटा स्टेट चेंज होती है, जैसे इन दो में क्या है, दोनों ये गैसियस है, लेकिन इधर जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो हमारा सॉलिड है। तो ऐसे केस में तो रिएक्टेंट तो हमारे पास गैसियस है और प्रोडक्ट हमारे पास एक सॉलिड बना है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है जिसमें चेंज इन स्टेट हुई है, चेंज इन स्टेट यानी स्टेट चेंज हुई है गैस से सॉलिड। दूसरा है बेटा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है, जब हम आयरन की कोई कील लेते हैं, जैसे चोभा वगैरह होता है या कोई और आयरन की कोई कील लेते हैं और उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं बेटा, और कुछ टाइम के लिए उसको
लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम बाद हमें दिखते हैं कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, वो उसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है और लाइट ग्रीन कलर का कोई नया सब्सटेंस बनता है जिसे बोलते हैं FeSO4, और कॉपर उसमें से अलग हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का कॉपर अलग हो जाता है, राइट। तो ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज होती है, जैसे जिंक की रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ZnSO4 बनेगा और यहाँ से बेटा निकलेगी H2 गैस, यहाँ से बेटा निकलेगी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इससे भी पता चल रहा है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम ऐड करते हैं बेटा वाटर में, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है। तो ये हो जाएगा, इसमें क्या होता है, बीकर जो होता है वो हमारा गर्म हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा, चेंज इन टेम्परेचर का। और देखते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी एक केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करने का तरीका है। कुछ केमिकल रिएक्शन में बेटा, कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट बनता है, यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। जैसे कर्ड एक प्रेसिपिटेट होती है, तो ऐसे ही क्या होता है, जब दूध में दही मिला देते हैं या छाय मिला देते हैं, तो ऐसे केस में क्या है, कुछ घंटों बाद क्या होता है, हमारी दही में प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जब H2SO4 को मिला देते हैं BaCl2 में, तो BaSO4 का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो हमारे पास 5 ऐसे ऑब्जर्वेशन होते हैं जिनके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट देते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को, जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो बनाया हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को, उसमें होने वाले, यूज होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल और फॉर्मूले से। सिंबल और फॉर्मूले, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन गैस का सिंबल O2 है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो MgO है, ठीक है। तो ऐसे केस में इसको बोलेंगे हम क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो ये वाली जो हमारे पास जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख रहा है, ये केमिकल क्या है, रिएक्शन है। लेकिन Mg और O2 और MgO ये केमिकल इक्वेशन है, राइट। जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो बेटा हमेशा जो एरो से पहले हमेशा लिखे जाते हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद लिखा जाता है बेटा प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट के बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। यदि प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं और इन दोनों को सेपरेट करते हैं एरो के द्वारा, राइट। इस प्रकार से हम क्या काम करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा केमिकल इक्वेशन के टाइप। जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो या तो केमिकल इक्वेशन होगी हमारी अनबैलेंस या बैलेंस। अब ये अनबैलेंस क्या है, अनबैलेंस का मतलब है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तब तो बोलते हैं बेटा उसे अनबैलेंस इक्वेशन। और बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब इक्वल होते हैं, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे इधर हमारे पास जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, इधर हमारे पास सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो ये बैलेंस है और ये अनबैलेंस है, क्योंकि हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 है, इधर 1 है, प्रोडक्ट की तरफ 1 ऑक्सीजन है जबकि रिएक्टेंट की तरफ 2 ऑक्सीजन है, इसलिए ये अनबैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस कैसे करें, ठीक है ना। जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें कौन सा लॉ अप्लाई होता है, तो लॉ अप्लाई होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है उसमें, और ये कहता है कि नंबर ऑफ एटम जो होते हैं रिएक्टेंट की साइड जितने होंगे वो हमेशा प्रोडक्ट की साइड भी उतने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट की साइड 10 एटम है और प्रोडक्ट की साइड हमारे पास 5 हो जाए, ऐसा नहीं है। यदि रिएक्टेंट की साइड 10 एटम्स हैं तो प्रोडक्ट की साइड भी 10 एटम्स होंगे। तो इसका मतलब है एटम का मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही क्या है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एटम का रीअरेंजमेंट होता है। वो मैं पहले बता चुका हूं कि एटम का क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट, ठीक है। मतलब क्या है, पहले एटम यदि मान लीजिए किसी के साथ था तो दूसरे एटम के साथ चला जाएगा, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना ही क्रिएट होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जब हम बेटा किसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो उसके लिए हमें
हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाना पड़ता है, यानी जांच एवं त्रुटि मेथड, जांच एवं त्रुटि विधि अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इधर Fe1 है, इधर Fe हमारे पास 3 है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4, तो ऐसे केस में ये अनबैलेंस इक्वेशन है और हमें इसको बेटा बैलेंस करना है, राइट। तो जब हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, जब हम किसी इक्वेशन को बेटा बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बैलेंस ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो जब हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब किसी इक्वेशन को बेटा हम बैलेंस करेंगे तो उसमें स्टेप नंबर फर्स्ट होगा कि सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे सर्किल, क्या कर लेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, या फिर क्या है, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे जो भी हमारे पास अनबैलेंस एटम है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद होगा हमारे पास लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। फिर एक लिस्ट बना लेंगे, जैसे आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड है और ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट की साइड है। तो ऐसे केस में 1 to 1 यानी रिएक्टेंट की साइड और 3 to 4 प्रोडक्ट की साइड। फिर थर्ड स्टेप में हम देखेंगे बेटा कि कौन सा वो एटम है जिसके सबसे ज़्यादा एटम है, चाहे रिएक्टेंट की साइड चाहे प्रोडक्ट, तो वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एटम 4 है, तो रिएक्टेंट की साइड तो क्या है, एक एटम है, और प्रोडक्ट की साइड 4 है, तो हम क्या काम करेंगे, रिएक्टेंट की साइड मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, जिससे हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, यानी वाटर में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। फिर क्या करेंगे हम, फिर वो दूसरा एलिमेंट हम पिक करेंगे जो अनबैलेंस है। अब हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गई इसको रखने के बाद, लेकिन आयरन, इसमें आयरन को पिक करेंगे क्योंकि आयरन पहले से ही अनबैलेंस है, ठीक है। तो हमने आयरन नहीं, अभी हम हाइड्रोजन देखेंगे, तो हाइड्रोजन होगा 4 2 8 और इधर हमारे पास 2 है। तो हम क्या काम करेंगे, इधर हमारे पास हाइड्रोजन 2 थी, कहाँ पर, प्रोडक्ट की साइड, और रिएक्टेंट की साइड बेटा 8 थी, तो हम प्रोडक्ट की साइड मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 4 से, ठीक है। फिर उसके बाद द इक्वेशन इस प्रकार से दिखेगी हमें, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया हमारा और हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हमें केवल क्या रह गया है, आयरन बैलेंस करना बाकी रह गया। तो आयरन को कैसे बैलेंस करेंगे, आयरन को बैलेंस करने के लिए हम क्या है, इधर 3 आयरन है तो 3 मल्टीप्लाई बाई किस तरह कर देंगे हम, रिएक्टेंट की तरफ, तो हमारे पास ये आयरन भी बैलेंस हो जाएगा, राइट। स्टेप नंबर 4 में हम बेटा चेक करेंगे कि दोनों तरफ एटम बराबर है या नहीं है। देखो 3 आयरन है, इधर भी 3 आयरन है, इधर 8 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 2 8 हाइड्रोजन है, इधर 4 2 8 हाइड्रोजन है, तो हमारी इक्वेशन ये बैलेंस है, ठीक है। और फिर इसमें क्या है, जो सॉलिड है वो सॉलिड लिख देंगे, जो गैस है वो गैस लिख देंगे, जो सॉलिड है सॉलिड और गैस है गैस। तो अब आता है मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। आप किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, क्या क्या दिखा के, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यदि कोई सब्सटेंस हमारा सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है तो उसकी फिजिकल स्टेट दिखाकर, जैसे मैग्नीशियम सॉलिड है, H2SO4 में वाटर डला हुआ है इसलिए एक्वस बोला गया, MgSO4 में वाटर है तो एक्वस, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो हम क्या है, फिजिकल स्टेट को दिखा सकते हैं कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन किसमें वाटर डला हुआ है। फिर है रिएक्शन कंडीशंस दिखा के, रिएक्शन कंडीशंस, जैसे बहुत सारी रिएक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे होती है, तो हम उन कंडीशंस को भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कंडीशन दिखा सकते हो, स्टेट दिखा सकते हैं। उसके बाद इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई उसमें हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बेस पर भी हम क्या है, रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, जिसमें हीट रिलीज हो रही है, जिसमें हीट रिलीज हो रही है, तो ऐसे केस में क्या है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल है तो हम क्या काम करेंगे, प्रोडक्ट की तरफ हीट को प्लस लगा देंगे, जिससे पता चला ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज हो रही है। ऐसे ही बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसमें भी हीट रिलीज होती है, रेस्पायरेशन में भी हीट रिलीज होती है, तो ये सारी रिएक्शन है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर या कंपोस्ट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है बेटा, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराते हैं प्लस हीट और देते हैं तब जाके 2NO बनता है। CaCO3 को जब हीट देते हैं तो जो एंडोथर्मिक है उसमें हम क्या है, या तो एरो पे लिख देते हैं हीट को, या बेटा रिएक्टेंट की साइड हीट को प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
तो केमिकल रिएक्शन के बेटा हमारे पास 4 टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्लेग्ड लाइम, यदि आपको स्लेग्ड लाइम बनाना है यानी CaOH का होल ट्वाइस बनाना है तो आप क्या काम करेंगे, क्विक लाइम लेंगे, CaO लेंगे और उसमें वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो CaO कैसा होता है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, प्लस उसमें से बेटा हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, हीट। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हुई बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली केसेस में कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, उनमें से हीट रिलीज होती है। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें क्विक लाइम जो है वो स्लेक लाइम में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि स्लेग लाइम जब CO2 के संपर्क में आता है, ये स्लेग लाइम है, जब CO2 के संपर्क में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि व्हाइट वॉशिंग यानी घर की दीवारों को पोतने में हेल्प करता है। व्हाइट वॉशिंग में कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हम आपको ध्यान रखना है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जल्दी बर्न करेंगे। इस कोल का फॉर्मूला यानी कोयले का फॉर्मूला C होता है, उसको ऑक्सीजन के साथ जो हम कंबाइंड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बेटा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन से वाटर बनता है, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेटा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है बेटा कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, और उस सिंगल रिएक्टेंट को जब हम हीट करते हैं किसके द्वारा, या तो डायरेक्ट हीट के द्वारा या लाइट के द्वारा या फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो उसमें सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 और मोर प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक है, और इसमें अलग अलग प्रकार के डिकम्पोजिशन है। जैसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होगा उसको हीट करते हैं हम, डायरेक्टली क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, और हीट करने पर उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम, क्या है, प्रोडक्ट में। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, ये बेटा एक लाइट ग्रीन कलर का सॉलिड होता है। इसको जब आप हीट करेंगे तो Fe2O3 बनेगा रेड ब्राउन कलर का, SO2 गैस निकलेगी और SO3 गैस निकलेगी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हमारे पास हो गया एक थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या है, जो डायग्राम बना हुआ है इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की है और उसने क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले रखा है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले रखे हैं, और उसको वो क्या काम कर रही है, हीट कर रही है। तो वहां पर SO2 और SO3 गैस बाहर निकल रही है, और हमारे पास जो ग्रीन कलर का क्या है, FeSO4 है, वो बेटा Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। राइट, अब देखेंगे हम नेक्स्ट है हमारे पास बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, ठीक है, भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें हम करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे जिसे लाइमस्टोन कह सकते हैं, और उसे हीट करते हैं ना बेटा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है यानी क्विक लाइम बनता है, और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो ये भी, इसमें भी एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये होगी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट अप्लाई कर रहे हैं। अब आता है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। यदि हमने लेड नाइट्रेट लिया PbNO3 का होल ट्वाइस, जो कि एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जब उसको हीट करते हैं ना बेटा हम, तो येलो कलर का PbO बनता है यानी लेड ऑक्साइड बनता है, और NO2 गैस बाहर निकलती है, जो कि हमारे पास ब्राउन फ्यूम्स बनती हैं। इसकी क्या बनती है, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, और ऑक्सीजन बनती है, क्या बनती है, ऑक्सीजन। ये कलरलेस होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है दूसरा हमारे पास, ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन से, FeSO4 का डिकम्पोजिशन, CaCO3 का डिकम्पोजिशन और लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। अब आता है फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा, ये ऐसा डिकम्पोजिशन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम क्या काम करते हैं, लाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से क्या काम करते हैं, सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड, हमने सिल्वर क्लोराइड लिया AgCl, व्हाइट कलर का होता है, और सनलाइट में जब उसको चाइना डिश में रख देंगे, ये चाइना डिश, और हमने सनलाइट में उसको रख दिया, तो वो सिल्वर में चेंज होगा, जो कि ग्रे कलर का होता है, और क्लोरीन गैस बनेगी, जो कि एक येलोइश ग्रीन गैस होती है। राइट, तो इस प्रकार से क्या है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। और डिकम्पोजिशन ऑफ, ये आ जाएगा मेरे पास सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन। जब सिल्वर ब्रोमाइड जो कि पेल येलो होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में जब उसको करते हैं हम गर्म, तो ग्रे कलर का सिल्वर बनता है, ब्रोमीन एक ब्राउन कलर की गैस बनती है।
ठीक है। और द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और ये बेटा रिएक्शन जो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, राइट। अगला देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके दो नाम होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या है, करंट पास करते हैं हम किसी सबस्टांस में और फिर उस सबस्टांस को ब्रेक करते हैं, जैसे कि वाटर को ड्रिप, ये वाटर है, तो वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट मतलब कोई बैटरी लगा देते हैं, जो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं दो, ठीक है, प्लेटिनम के, और उनसे फिर मैं क्या काम कर दूंगा, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, और जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं ऊपर से दो टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर हम रख देते हैं इलेक्ट्रोडों के ऊपर, तो हमें पता चलता है इसमें दो गैस बनती हैं, ठीक है। इसमें जो एनोड होता है ना बेटा, एनोड जो होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव, और कैथोड जो होता है वो होता है नेगेटिव। तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस बनती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ बनती है, कैथोड पर, ऑक्सीजन कहाँ बनती है बेटा, एनोड पर, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव उस पर जाएगी एनोड पर, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड पे जाएगी, कैथोड नेगेटिव होता है। अब आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या है, डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। जैसे कॉपर का कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, और ये हमारे पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट है Fe, तो ये क्या काम करेगा, Fe कॉपर सल्फेट को, मतलब कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बना देगा, कॉपर हटा देगा, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है और ये हमारे पास ग्रीन कलर का होता है, जैसा कि हमें यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारे पास एक आयरन की नेल है, ठीक है, और जब हम उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं ना बेटा, कॉपर सल्फेट के, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन धीरे धीरे कलरलेस हो जाता है, क्योंकि वहां पर बन जाता है, मतलब लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि वहां बन जाता है बेटा फेरस सल्फेट, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आयरन, इसमें क्या बोला है, आयरन डिस्प्लेस कॉपर, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे ही जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इस रिएक्शन में, जो ये रिएक्शन बी रिएक्शन है उसमें जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लेड, लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर क्या है, लेड उसको डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, तो ये हमारे पास हो गई एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है, जिनमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे दो कंपाउंड है यहाँ पर, ठीक है, Na2SO4 और BaCl2, और यहाँ बना BaSO4 और NaCl। ऐसे केस में क्या होगा कि जो हमारे पास सोडियम सल्फेट है ना, उसमें दो आयन है, सोडियम आयन और सल्फेट आयन, और जो BaCl2 है उसमें भी दो आयन है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। तो जब दोनों को एक्वस सॉल्यूशंस को हम क्या है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन जब सल्फेट का बनाएंगे, सोडियम सल्फेट का और BaCl2 का, ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में, ऐसे केस में ये जो दोनों इनके जो आयन्स है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी क्लोराइड आयन सोडियम के साथ चले जाएंगे और सल्फेट आयन Ba के साथ चले जाएंगे, तो BaSO4 जो बनेगा वो हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो इसमें रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है और प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या फिर क्या बोलेंगे बेटा, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे बोलते हैं क्या हम, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, और कोई सब्सटेंस यदि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तब उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी ऑक्सीडेशन की यहाँ पे तीन डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब कॉपर पाउडर को कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जब हम कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, यानी कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं ना, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पर क्या बना बेटा, कॉपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब है कॉपर का यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है। और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल, और द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो तीन इसमें डेफिनेशन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉनों का गेन, ये तीनों ही सेम डेफिनेशन है। जैसे Na में हाइड्रोजन ऐड हुई है तो Na का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन में जिनका
जिनका रिडक्शन होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, ऐसा समझ लीजिए, फॉर ऑक्सीडेशन और रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर द सब्सटेंस विच अंडरगो रिडक्शन, जैसे Na का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है तो यहाँ पर Na ऑक्सीडाइज Na का क्या हुआ यहाँ पर, Na का ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन का क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और पहली वाली रिएक्शन में कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कॉपर हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है बेटा कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। जैसे CuO प्लस H2 हीट करते हैं तो बनता है Cu प्लस H2O, तो ऐसे केस में क्या है, Cu से ऑक्सीजन हटिए तो Cu का हुआ है बेटा रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ी है तो हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन, राइट। ऐसे ही ZnO से ऑक्सीजन हटी है तो Zn का क्या हुआ रिडक्शन, और कार्बन में जुड़ी है तो कार्बन का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। ऐसे ही MnO2 से ऑक्सीजन हटी है तो MnO2 का क्या हुआ है रिडक्शन, क्या हुआ है रिडक्शन। और जो हमारे पास क्या है Cl है, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, समझ लीजिए Cl ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं गेन, यहाँ पर Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl2 में चेंज हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है इसका बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज था, अब हमारे पास है इसमें क्लोरीन जीरो, ऑक्सीडेशन पहले माइनस में थी अब जीरो है, तो यहाँ पर हो गया इसका हमारा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, या ऑक्सीडेशन लूज करें, ठीक है। अब आता है HCl, इसमें क्या है ऑक्सीडाइज हुआ है टू Cl2 वेयर MnO2 इज रिड्यूस टू Mn, ध्यान रखना है हमको, ठीक है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है बेटा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। यानी रोजाना के जीवन में हमारे पास क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीडेशन का। तो सबसे पहले होता है बेटा कोरोजन। कोरोजन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें मेटल की सरफेस पर उसी मेटल के ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, ठीक है ना, उसे हम कोरोजन बोलते हैं। सल्फाइड की लेयर जम जाती है तो उसे हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होता है कोरोजन का, राइट। ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे जम जाती है, ग्रीन कोटिंग कॉपर पे जम जाती है, तो ये सारे क्या होते हैं कोरोजन के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए या तो पेंट किया जाता है या गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इफेक्ट क्या होता है कि हर साल क्या है, कार है, बाइक है, या फिर दूसरे प्रकार के बड़े बड़े ब्रिज हैं या फिर घर हैं, वो क्या है जंग लगने से उसके क्या हो जाते हैं, वो धीरे धीरे कोलैप्स कर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक तरीका से कोरोजन एक बहुत ज़्यादा क्या है हमारे लिए नुकसानदायक है, तो ये ध्यान रखना है। एक टॉपिक आता है बेटा इसमें रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें क्या होता है जो हमारे पास फूड आइटम्स होते हैं, जो हमारे पास फूड आइटम्स होते हैं बेटा, जैसे हमारे पास हो गया क्या ऑयली फूड हो गए या फिर क्या है फैटी फूड हो गए, तो उनमें क्या होता है उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम उस फूड को रैंसिड फूड बोलते हैं और इस फिनोमिना को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल फूड, ठीक है, रिजल्टिंग इन चेंज इन द स्मेल एंड टेस्ट कॉल्ड रेंसिडिटी। अब मेथड कौन कौन से होते हैं प्रिवेंट करने के रेंसिडिटी को, कि रेंसिडिटी ना हो फूड में, तो क्या काम करते हैं एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, हम क्या काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं फूड में, ठीक है। और कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो बेटा होते हैं हमारे पास BHA और BHT। BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसॉल, और दूसरा है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टॉल्विन। तो दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट इसमें हम ऐड करते हैं। दूसरा और हम क्या ऐड करते हैं बेटा पैकेजिंग फूड एंड आइटम कंटेनिंग फूड इन द नाइट्रोजन गैस। जो फूड आइटम्स होते हैं ना उनको हम नाइट्रोजन गैस में क्या कम कर देते हैं फिल कर देते हैं। जैसे कि चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी होती है चिप्स के पैकेट्स में, जिससे कि क्या है नाइट्रोजन एक कैसी है अनरिएक्टिव गैस होती है, तो उससे ऑक्सीडेशन रुक जाता है और जिससे क्या है हमारा रेंसिडिटी भी नहीं होती। कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, अब यदि फूड को हम कोल्ड कंडीशन में रख दें, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन भी चाहिए। अब हमने टेम्परेचर को रोक दिया है, टेम्परेचर कम कर दिया है, तो ऐसे केस में क्या होगा यदि हम फूड आइटम्स को किस में रख दें रेफ्रिजरेटर में, तो हमारा फूड क्या नहीं होगा रेंसिड नहीं होगा। दूसरा स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर, इस फूड को एयर टाइट कंटेनर में क्या है स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे भी क्या है वो ऑक्सीजन उसमें नहीं मिलेगी
तो फिर वो रेंसिड नहीं होगा। और स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है, यानी फूड को यदि हमें स्टोर करना है तो लाइट से यदि दूर रखेंगे तो हमारा फूड क्या हो जाएगा बेटा, स्टोर हो जाएगा, मतलब फूड को ऑक्सीडेशन से बचाया जा सकता है। तो ये था बेटा इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन।